आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के इलाज के लिए जो न्यूअर सर्जिकल टेक्निक्स आई हैं उनके बारे में। आपने कॉमनली इनका नाम सुना होगा। गुड इवनिंग, मेरा नाम है डॉक्टर अमित बंसल। आई एम सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ यूरोलॉजी एट फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज। यूरोलिफ्ट एंड रीज़म, अब ये है क्या? यूरोलिफ्ट बेसिकली मेडिसिन और फुल फ्लेजेड सर्जरी, इसके बीच का कॉम्प्रोमाइज़ है। मेडिसिन में आपको पता है कि आप दवाइयाँ खाते हैं जिससे प्रोस्टेट ठीक रहता है, आपको यूरिन में प्रॉब्लम नहीं आती। सर्जरी में आपको पूरा एनेस्थीसिया दे करके प्रोस्टेट को अंदर से छीला जाता है। क्या हो अगर आपको दवाई भी नहीं खानी पड़े और कोई मेजर सर्जरी करके प्रोस्टेट को अंदर से छीला भी नहीं जाए? यहीं पे आता है यूरोलिफ्ट डिवाइस का काम, विच ट्राइज टू कंबाइन द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इसमें बेसिकली सिंगल यूज़ डिवाइसेस होती हैं जो कि एसेंशियली एक स्टेपलर का काम करती है, जो कि पेशाब के रास्ते के अंदर से जाकर प्रोस्टेट को बाहर की तरफ कंप्रेस करती है, जिससे पेशाब के रास्ते के ऊपर से प्रोस्टेट की पकड़ कमज़ोर हो जाए और पेशाब का रास्ता चौड़ा हो जाए और आपको बिना मेडिसिन के यूरिन आराम से पास हो सके। एसेंशियली कुछ ऐसा ही काम जो है डिवाइस करती है रीज़म। रीज़म एक प्रोसेस होती है, एक डिवाइस होती है जिसमें प्रोस्टेट के अंदर आप कह सकते हैं खौलता हुआ पानी या जो स्टीम होती है उसको डाल दिया जाता है, जिससे उस इंटेंस हीट की वजह से धीरे 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 जो है प्रोस्टेट के सेल्स मर जाते हैं और प्रोस्टेट श्रिंक हो जाता है, जिससे कि पेशाब के रास्ते के ऊपर से पकड़ ख़त्म हो जाती है। क्या ये डिवाइसेस, क्या ये टेक्निक सबके लिए कारगर है? क्या ये सब में यूज़ करी जानी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये डिवाइसेस रिलेटिवली नई है। जैसे यूरोलिफ्ट की बात करें तो 80 ग्राम तक के जो प्रोस्टेट होते हैं उसमें यूरोलिफ्ट जो है FDA अप्रूव्ड है। रिसेंटली ये साइज़ बढ़ के 100 ग्राम भी हो गया है। लेकिन ऐसे पेशेंट्स जिनको बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होता है, ऐसे पेशेंट्स के लिए ये डिवाइस बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। या ऐसे पेशेंट्स जिनको पेशाब के रास्ते प्रोस्टेट में एक मीडियन लोब रिपोर्टेड है, जो बिल्कुल एक स्पीड ब्रेकर की तरह बीच में रास्ते में पड़ा हुआ है, ऐसे पेशेंट्स में भी यूरोलिफ्ट डिवाइस कारगर नहीं होती है। सिमिलरली ऐसी ही इंडिकेशंस आती हैं जिन पेशेंट्स में रीज़म एडवाइस किया जाता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें रीज़म मोडालिटी ऑफ प्रोस्टेट सर्जिकल ट्रीटमेंट रिकमेंडेड नहीं होता। तो ये बेसिकली किस में कर सकते हैं? ऐसे पेशेंट्स जो कि रिलेटिवली यंग हैं, जो अपनी सीमेन पास करने की कैपेबिलिटी प्रिजर्व रखना चाहते हैं, जिनके प्रोस्टेट्स रिलेटिवली छोटे हैं, जो कोई लंबी दवाई नहीं खाना चाहते और मोर इम्पॉर्टेंटली जिनको बार बार यूरिन में इन्फेक्शन नहीं है, जिनके मीडियन लोब रिपोर्टेड नहीं है, ऐसे केसेस में यूरोलिफ्ट डिवाइस यूज़ की जा सकती है। ऐसे ही अगर कोई पेशेंट ऐसे हैं जिनमें एक्चुअली कोई सर्जरी नहीं की जा सकती या सर्जरी बहुत हाई रिस्क है, ऐसे पेशेंट्स में भी यूरोलिफ्ट या फिर रीज़म किया जा सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब जानना ज़रूरी है, क्या यूरोलिफ्ट और रीज़म, ये जो नई मोडालिटीज़ आई हैं, क्या इनका रिज़ल्ट बिल्कुल वैसा ही है जो कि कन्वेंशनल सर्जरी का होता है? नहीं। कन्वेंशनल सर्जरी का रिज़ल्ट, यानी कि जो लेज़र प्रोस्टेट सर्जरी होती है या फिर TURP आपने सुना होगा, जो उनके रिज़ल्ट्स हैं वो आज भी यूरोलिफ्ट और रीज़म से कहीं गुना ज़्यादा बेटर होते हैं और उनका रिज़ल्ट आपको कहीं गुना जल्दी मिलता भी है। यूरोलिफ्ट और रीज़म के बाद कभी कभार इम्प्रूवमेंट आने में कुछ हफ्ते लग जाते हैं। तो जिन लोगों को अगर सर्जरी से पहले यूरिन के रास्ते ट्यूब लगी है तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि रीज़म या फिर यूरोलिफ्ट कराने के बाद शायद आपको 3 से 6 हफ्ते तक पेशाब के रास्ते नली तब भी रखनी पड़ेगी। हम लोग बहुत रूटीनली यूरोलिफ्ट और रीज़म प्रोसीजर्स कर रहे हैं। दैट इज़ वाई वी नो कि कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें एक्चुअली ये मोडालिटी सूटेबल नहीं है। इसके अलावा अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे से आके फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज में मिल सकते हैं एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद ऑल योर मेडिकल एज वेल एज सर्जिकल क्वेरीज। थैंक यू।